आज के डेट में कोई नहीं पूछ रहा है कि शिक्षक स्कूल में है या नहीं है। तो अगर जब लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी तो वही टीचर विवश होंगे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगर आप निरंतर देखेंगे तो साल दर साल फीस में जो बढ़ोतरी हो रही है, एक आम आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सपना बच्चे को नहीं देख सकता है। लेकिन मैं इस व्यवस्था के विरुद्ध बिल्कुल हूँ कि जो मोनोपोली बना दी गई, सरकारी स्कूलों से पढ़ाई को ऐसे साइड दरकिनार कर दिया गया कि पढ़ाई छोड़ के विद्यार्थी। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज पटना के कुम्हरार विधानसभा में बैठा हूं और वंदना जी जो आप जानते ही हैं कि जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं, परफेक्ट संभावित प्रत्याशी, जो प्रशांत ने कहा था कि चुन के, छान के, मथ के, मह के, ढूंढ के और फिर जो है सो मैं किसी भी विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारूंगा जो शिक्षित होंगे और सुयोग्य होंगे। और कितने सुयोग्य और कितने शिक्षित सो तो आपको दिखेगा ही, अभी भी दिखेगा, इससे पहले भी दिखी है। मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि जनताओं में जो उथल पुथल है, लोगों में उथल पुथल है कि जनसुराज को लेकर के चाह रहे हैं लोग कि प्रशांत गलत बात बोल नहीं रहे, लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि जो सरकारें 30 साल, 40 साल, 35 साल, 15 साल, 20 साल शासन कर ली, वो सरकारें असक्षम है पलायन को रोकने के लिए, शिक्षा को बेहतर करने के लिए और रोजगार के लिए। तो इसमें जो है सो हम लोगों को, चाहे जनता लोगों को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि प्रशांत भी जुमला करके जा रहे हैं, जनसुराज पार्टी भी जुमला करके जा रही है। तो इस पे थोड़ा सा पारदर्शिता चाहिए लोगों को कि पलायन कैसे रुकेगा। देखिए, हम लोग निरंतर क्षेत्र में घूम रहे हैं। जो बात आपने की कि पिछले 35 सालों से जनता को किसी न किसी एजेंडास को रख के ठगा गया है, चाहे वो शिक्षा के नाम पे हो, चाहे वो रोजगार के नाम पे हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पे हो। तो जनता के अंदर अविश्वास की भावना इतनी बढ़ गई है, इतना ठग लिया है लोगों ने उनको कि वो सिर्फ बातों पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। लेकिन जनसुराज जब से आया है और जनसुराज जिन मुद्दों को लेकर के बातें करते आ रहा है, कहीं ना कहीं समाज में वो इतनी दुर्व्यवस्था का कारण है। जैसे जो पलायन के मुद्दों पे प्रशांत जी बात करें तो प्रशांत जी ने बिल्कुल जेन्युइन बात कही और धरातल से जुड़ी बात कही कि अगर जो लोग, हमारे जो भाई, जो बंधु आज बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, श्रमिक बन रहे हैं, वो इस अभाव में बन रहे हैं चूंकि आपके बिहार में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कल कारखाना, फैक्ट्रियां नहीं है, और जो है भी वो इतनी कम मात्रा में उपलब्ध है जिसमें लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है और जिस हिसाब से वो श्रम कर रहे हैं उस हिसाब से उनका अनुदान नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके घर का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो लोग मजबूरी बस बाहर जाने को मजबूर हैं। अब जैसे इतनी सारी चीनी मिल्स हैं अपने पटना में, बिहार में रही हैं और सब के सब बंद हैं। अगर उन कारखानों को खोल दिया जाता तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे भाई हैं, एक बड़ी संख्या को हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे। इसी तरीके से जैसे निवेशक बिहार में आना नहीं चाहते, नई फैक्ट्रियां खुलने की बात, जो जूता चप्पल वगैरह बिहार में जिस तरीके का जंगल राज की परिकल्पना चलती आ रही है, जिसपे हम लोग आज भी बात करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक निवेशक जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाता है वो बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, बिहार में इन्वेस्टर्स नहीं आना चाहते। इसका क्या कारण रहा? मुख्य कारण कुछ आप लोगों ने देखिए, इसका कारण ये है कि बिहार को विकसित करने के लिए जो अभी की वर्तमान सरकारें हैं या जो पिछली रही हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं समझी हैं कि कहीं ना कहीं अगर बिहार में इस व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया और जनता को मजबूत बना दिया गया तो ये जिस मुद्दों पे जनता को मूर्ख बनाते आ रहे हैं, फिर जनता उसके लिए रहेगी नहीं इनके साथ। जनता मजबूत बनेगी तो जनता जागरूक होगी तो वो कभी आपके झांसे में नहीं आएगी। इसलिए आपने अपने मतलब के हिसाब से जनता का इस्तेमाल किया और जनता को उतना ही दिया जिसमें सिर्फ वो जी सके। हाँ, बस तभी आप उनको वोट बैंक की तरह बांट रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अभी आप हमारे यहाँ जैसे बिहार की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि बिहार में जाति की राजनीति चलती है। ये भी बहुत तेजी से भ्रम फैलाया गया, हमारी जो सरकारें हैं उनके द्वारा है। इससे व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का विशेष का कोई लेना देना नहीं, भ्रम नहीं है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र से मैं भी आता हूँ तो मैंने आज तक के डेट में मैं 2006 से वोटिंग कर रहा हूँ और उससे पहले से जानता हूँ और जो इन्वायरमेंट है हमारा वो भी जो है सो कहीं ना कहीं प्रेरित है राजनीति से। तो राजनीति से प्रेरित है तो हम लोग जानते हैं कि जात पात, मुर्गा भात और 500 रुपया
और वो खंभा पर जो है सो वोट होता है। अब इसके पीछे भी मैं बहुत जेन्युइन आपको लॉजिक दूंगी, उसके बाद आप तुम्हें बताएंगे कि ये गलती और सही। जातीय समीकरण की जब हम लोग बात करते हैं, जब मैंने कहा कि ये भ्रम फैलाया गया है, अब जैसे आरजेडी एमवाई समीकरण पे चलते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर समाज, उनका जो वर्ग आता है, वो उनको सपोर्ट करता है। तो मुझे ये बता दीजिए कि पर्टिकुलर उस जाति का उन्होंने कितना काम किया है? नहीं किया है। अब लोगों को पता है कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, ये बना दिया गया है। इस वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग उनको सहयोग नहीं करता है कि अगर वो पार्टी आ गई तो हमारे लिए वो काम नहीं करेगी। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मजबूरन वो आरजेडी के वोट बैंक हो गए। इस तरीके से हर पार्टी ने अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जनता को टुकड़ों में विभाजित कर दिया, ठीक है। और जहां तक बात आती है कि मुर्गा भात और खंभे पे जो वोट पड़ने की बात हो रही है, मैं निरंतर स्लम में घूमती आई हूँ, मैं निरंतर उन लोगों के पास पहुंचती आई हूँ जहां आज तक कोई नेता विधायक नहीं पहुंचा। अब वो मुर्गा भात और खंभे पे बिकने वाले लोग वो हैं जिनको ये पता होता है कि ये व्यक्ति हमें कभी दर्शन नहीं देगा, ठीक है। अब उनको चुनाव के पहले एक ऐसा दिन आता है जब उनको पता चलता है कि कुछ तो इससे हम लोगों को फायदा होने वाला है। बस वो कुछ फायदा की वजह से वो व्यक्ति वहां जाता है, और ये बदनाम जो हम लोगों ने कर रखा है इस व्यवस्था को, इसके पीछे बस और बस यही रीजन है जो प्रशांत जी निरंतर खत्म करते आ रहे हैं। और हम जनसुराजी उसी के लिए प्रयासरत है कि ऐसी जगहों पे पहुंचिए जहां जनता के पास कोई व्यक्ति जाता ही नहीं है। तो जब नहीं जाता है तो वो अपने बेनिफिट को देख रहे हैं, नेता अपना बेनिफिट देख रहा है, जनता सोच रहा है कि हमारे लिए तो यही एक दिन हाथ जोड़ने आएगा। उस हाथ जोड़ने का जितना फायदा आप उठा सकते हैं आप उठा रहे हैं। चलिए, जात पात मुर्गा भात भी हो गया, और शिक्षा और रोजगार के बारे में बात हो गई, रोजगार और पलायन के बारे में बात हो गई। अब शिक्षा बची जी। और शिक्षा आपके जनसुराज के परिकल्पना का मुख्य आधार मुझे लगता है। आप लोग क्या मानते हैं नहीं पता मुझे, लेकिन इस मुख्य आधार में सबसे बड़ा चीज है, जटिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो बच्चे अभी गर्मी में पकौड़ा बन जाएंगे बिना तेल के। अभी गर्मी में जो है सो 1 बजे के बाद इतना बड़ा क्राउड होता है, जाम होता है, और बच्चे 2-3 घंटा जो है सो बस में सर्वाइव करते हैं। जो मुझे लगता है कि किसी, अगर हम लोग मोटरसाइकिल पे चाहे ऐसे हैं, हवा खा रहे हैं, तब ये हाल है, तो बच्चों का क्या होता होगा, ये चीज सोचते हैं। तो इस पर बाद में चलते हैं, पहले शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं। और शिक्षा को कैसे, मतलब ये पारदर्शिता नहीं आ पाई है लोगों के अंदर की, कैसे शिक्षा को आप सुसज्जित कीजिएगा जिससे आप दावा कर रहे हैं ना कि हम 10 साल में शिक्षा को सुधार के बिल्कुल पैटर्न पे, पटरी पे, गाँव में बोलते हैं पटरी में पर लाने का, ये कैसे होगा? देखिए, ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, ये बिल्कुल व्यवस्थित और एक सुव्यवस्था बनाने का जो मार्ग उन्होंने बताया है। आज से 30 साल पहले अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों से ही पढ़े लोग आज जितने उच्च अधिकारी हैं, आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे जगह जो लोग हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े आए व्यक्ति हैं। हम भी इवन सरकारी स्कूल से पढ़ी लड़की हैं। तो पहले के सरकारी स्कूल जैसे नेतरहाट, हजारीबाग एग्जाम्पल रोल मॉडल्स पे आप रख लीजिए, तो वैसे स्कूल्स थे जिस वजह से प्राइवेट स्कूलों का नामो निशान नहीं हुआ करता था। बिहार में नाम मात्र भी प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे। विगत ये पिछले 20-25 सालों का आंकड़ा अगर आप उठाए तो 1 से 1 प्राइवेट स्कूलों की गिनती बिहार में कर दी गई। मैं प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं इस व्यवस्था के विरुद्ध बिल्कुल हूँ कि जो मोनोपोली बना दी गई, सरकारी स्कूलों से पढ़ाई को ऐसे साइड दरकिनार कर दिया गया कि पढ़ाई छोड़ के विद्यालय में सब कुछ है। जहां लोग आज एक बहुत बड़ा मध्यम वर्गीय तबका जो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के अलावा आपको कुछ बेंच, शौचालय, पंखे, ब्लैक बोर्ड, टीचर कुछ नहीं है। ये सब तो ये सच्चाई है, समावेश है, ठीक है, नहीं है। अब क्या है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने की वजह से जो एक मजदूरी करने वाला भी व्यक्ति है वो चाहता है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े ताकि वो बाकी बच्चों के समानांतर जाके खड़ा हो जाए और भविष्य में उसको वो ना करना पड़े। मतलब ज्यादा सर्वाइव ना करना पड़े। अब इस वजह से जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं आए दिन उनकी मनमानी इस तरीके से बढ़ी है कि अगर आप निरंतर देखेंगे तो साल दर साल फीस में जो बढ़ोतरी हो रही है, एक आम आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सपना बच्चे को नहीं देख सकता है।
तो इसके लिए हम जो प्रशांत जी ने जो बातें कही वो ये कही हैं कि हर जैसे नेतरहाट हुआ करता था उस नेतरहाट के स्तर के विद्यालयों को हर जिले में खोला जाए ताकि हर जिले के बच्चे को एक अच्छी शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था उनके घरों में मतलब उनके जिले में उपलब्ध करा दी जाए ताकि बच्चे सरकारी स्कूल से भी पढ़ के उस स्तर तक पहुंच जाए। क्योंकि एक विकसित समाज के लिए, एक विकसित बिहार के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ी मजबूत नींव है। स्तंभ, हाँ, सबसे बड़ा उस स्तंभ को बनाने के लिए आपको शिक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूती से रखना पड़ेगा। आज हम लोग मजबूर हैं बच्चों को 10वीं के बाद बाहर भेजने के लिए, और ये इस वजह से है जो कि हम जान रहे हैं कि हम पैसा दे के भी अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए थी। यही दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में बात करें तो बच्चे जा रहे हैं पढ़े, इवन झारखंड भी हमारे बिहार से ठीक है पढ़ाई के स्तर पे अगर बोले तो इस स्तर को सुधारने के लिए प्रशांत जी ने जो रोड मैप दिया है वो बिल्कुल सबके सामने है और लोग इससे सहमति रखते हैं कि अगर इस पे काम किया जाए तो हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज इसमें से निकल के आता है, जैसे आपके प्रशांत जी, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी ने कहा कि जब तक आपको शिक्षा को मतलब आपके शिक्षा को जब तक सुदृढ़ और अच्छा नहीं किया जाता है तब तक वो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, उसका पैसा सरकार देगी अगर हमारी सरकार बनी तो। जी जी जी, नहीं तो ये बिल्कुल सही बात है। इस पे एक नियंत्रित वे में लगाम लगाने की आवश्यकता है। उसके द्वारा जैसे अभी राइट टू एजुकेशन अभी भी स्कूलों में है, प्राइवेट स्कूलों में रखा गया है, लेकिन उसमें 5% भी बच्चे राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत नहीं पढ़ रहे हैं। उस स्कूलों के तहत इतना दबाव बच्चे और गार्जियन पे बना दिया जाता है और एक ऐसा वातावरण, एटमॉस्फेयर बना दिया जाता है जहां वो बच्चा अपने आप को सरवाइव करता नहीं पाता है। तो इस पे एक अगर नियंत्रण लगा दिया जाए और फीस पे अगर लगाम लगे तो सरकार द्वारा जो पैसे आते हैं उसको मतलब सुसज्जित वे में इसको अरेंज कर दिया जा सकता है ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है उसके लिए गवर्नमेंट इसका स्कोप रखे। तो उस पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिक्षकों का क्या होगा? किन शिक्षकों की बात कर रहे हैं? जो नियुक्त हैं उनको हर 40 बच्चे पे एक शिक्षक अप्रोक्स नियुक्त किया गया है। तो जैसे आप जब स्कूली मतलब जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको जब अगर आप प्राइवेट में भेजिएगा तो फिर वो शिक्षक तो नहीं, देखिए ये क्या कहानी है, नहीं बिल्कुल उनको बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जब प्रशांत जी ने बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन देने की बात कही, ठीक है, तो बाकी की जो मौजूदा सरकारें हैं उन्होंने तरीके से इसकी घोषणा करनी शुरू कर दी। किसी ने माई बहन योजना के तहत कहा, किसी ने कहा कि हम बुजुर्गों को 2000 का पेंशन, वृद्ध पेंशन देंगे। इस तरीके की बातें होनी शुरू हो गई। तो जब आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बातें करते हैं और लोगों का समर्थन आपको मिलने लगता है तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार बहुत तेजी से होने लगता है। हाँ, तो ये जब प्रशांत जी जब ये बातें कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुधार नहीं कर दिया जा सकता है, हो सकता है उसमें 4 साल लगे, हो सकता है उसमें 5 साल लगे, तो आप ना 50%, 60% बच्चों को हो सकता है प्राइवेट स्कूल्स में भेजेंगे, 70% भेजेंगे। इसी दौरान वो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो हमारे टीचर्स तो उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आदत हो गई है लोगों को, आलस हो गई, आलस वाले फेज में, चूंकि सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उनके लोगों का भी उससे कुछ लेना देना नहीं, उसमें गार्जियन भी उसी हिसाब से भागीदार हो जाते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है। आज के डेट में कोई नहीं पूछ रहा है कि शिक्षक स्कूल में है या नहीं है। तो अगर जब लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी तो वही टीचर विवश होंगे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है, लेकिन काम नहीं करना। नीतीश को घेरने में आप लोग थोड़ा भी संकोच नहीं करती है, तो क्या है कि आपका कहने का मतलब है कि सरकार ही कहीं न कहीं से दोषी है इस शिक्षा व्यवस्था को मतलब डैमेज करने? देखिए, हम लोग एक आम नागरिक, एक आम महिला की तरह हम हमेशा बात करते आए हैं और हमें लगता है जो सच है उस बात को बोलने में आपको कभी डर नहीं। मतलब शिक्षक की गलती नहीं, सरकार की गलती? नहीं, बिल्कुल सरकार की गलती है। अगर आप यही देखिए, मैं बिल्कुल आपको कंपैरेटिवली एग्जांपल दूंगी। आज हमारे यहाँ सरकारी बैंक है, आज हमारे यहाँ प्राइवेट बैंक है, दोनों में आपकी एम्प्लॉइज की ये है, एम्प्लॉयमेंट है। अभी देखिए, सरकारी जो कर्मचारी हैं, जब आप उनके पास जाएंगे तो कहेंगे अभी बैठिए, अभी लिंक नहीं है, 2 घंटा बाद आइएगा। ये बैंकों की स्थिति है, गवर्नमेंट बैंकों की। यही आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, आप जाएंगे, आपको बैठाएगा, चाय पानी पिलाएगा, हाथ में कागज देगा, सर दस्तखत कर दीजिए,
15 मिनट के अंदर काम करता काम, हूँ, दोनों मतलब ही timing है। वेतन पाते हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर काम कराने के सिस्टम में है, उस व्यवस्था में है। जी। तो ये सिर्फ व्यवस्था सुधार की बात है, उस व्यक्ति के सुधार की बात। जब व्यवस्था सुधरेगी तो व्यक्ति अपने आप सुधर जाता है। तो जो व्यवस्था बिगाड़ दी गई है नीचे से लेके ऊपर तक, ये करप्शन वाला, जी। ना काम करेंगे ना करने देंगे, ये व्यवस्था चल रही है। तो लोग भी सोचते हैं कि जब ऊपर वाला काम नहीं कर रहा है तो हम काम करके क्या करेंगे। उनको वेतन मिल रहा है, इस चीज से उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। जबकि शिक्षकों की नियुक्ति तो बच्चों को ज्ञान देने के लिए ही हुई है। जी। कहाँ तक जायज, कहाँ तक नाजायज, कहाँ तक सही, क्या गलत क्या सही, ये हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। धन्यवाद।